नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सियासत की। चुनाव का मौसम चल रहा है, चारों तरफ बैठकों का दौर चल रहा है। कहीं सीट फाइनल हो चुकी हैं, कहीं फाइनल की जा रही हैं। आज हम बात करेंगे बिहार की। तो महीनों की जद्दोजहद के बाद बिहार में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया। काफी लंबे समय से सीटों को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि इसके खाते में इतनी, उसके खाते में उतनी। आखिरकार आज साफ हो गया किसके खाते में कितनी। तो भैया आरजेडी के खाते में आई हैं 26 सीटें और कांग्रेस को मिली हैं 9 सीटें। बाकी 5 सीटें मिली हैं लेफ्ट पार्टियों को। लेफ्ट पार्टियों की अगर हम बात करें तो सीपीआई एमएल को मिली हैं 3 सीटें, सीपीआई को 1 और सीपीएम को 1 सीट। 26 आरजेडी, 9 कांग्रेस। लंबे समय से विवाद चल रहा था, लेकिन आखिरकार सॉर्ट आउट कर लिया गया और चीजें अब सामने आ चुकी हैं। लेकिन सीट बंटवारे का ऐलान हो गया। इसके बावजूद एक सीट ऐसी है जिसको लेकर सबसे ज्यादा लोगों के जहन में सवाल थे और वो सीट है पूर्णिया की सीट। पूर्णिया की सीट, इस सीट बंटवारे में आरजेडी को दे दी गई है। पूर्णिया से आरजेडी की बीमा भारती उम्मीदवार हैं। पप्पू यादव की लगातार डिमांड के बाद भी पूर्णिया सीट कांग्रेस को नहीं मिली है। और हम सीधे रुख करेंगे कांग्रेस नेता पप्पू यादव जी का, जो इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी लगातार प्रणाम। सीट बंटवारे पर नमस्कार, प्रणाम। पूरे देश की निगाहें थी बिहार में कि सीट बंटवारे का फैसला किन किन सीटों पर होता है, किसके खाते में कौन सी आती है। और एक सीट चर्चा का केंद्र थी, वो थी पूर्णिया, क्योंकि पप्पू यादव जी कह रहे थे दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सीट बंटवारे में तो छोड़नी पड़ रही है। क्या कहना है आपका? मैं अपनी बात पर तो हमेशा कायम रहता हूँ। जिस पर पूर्णिया का सीमांचल कोशी के जनता का बेटे की तरह आशीर्वाद है और भगवान की तरह हमारी भक्ति और भगवान में कोई फर्क ना हो। जो कोरोना से नहीं डरा, कोरोना ने दुनिया को डराई, हमने कोरोना को डराया। कोरोना बाढ़ से नहीं डरा, वो पप्पू यादव को कोई अपने माँ के सामने क्या डरा पाएगा, अपने घर में हमको क्या डरा पाएगा। आप पहले समझिए, मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा है और मरते दम तक वो झंडा रहेगा। सीमांचल कोशी चाहती है इस देश का पीएम राहुल गांधी, और हम लोग लार्जर कॉज के लिए कांग्रेस के बारे में, हमें नेता के बारे में जाने जाते। आप ममता दीदी की स्थिति देखिए, हमारे नेता के खिलाफ डी राजा जी की पत्नी खड़ी है। कई जगह फ्रेंडली फाइट है, फिर भी हमारे लीडर जो हैं आदरणीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसको बेहतर तरीके से 17 सीट पर अखिलेश जी से हुआ, दे नहीं दी गई। पूर्णिया सीट ले लिया, चलिए ले लिया गया, दे दिया गया, कोई फर्क नहीं। वो गठबंधन में चला गया। गठबंधन धर्म की चीजें थी। हमें गठबंधन धर्म में बहुत सारी सीटें, हमें तो सबसे ज्यादा दुख है कि औरंगाबाद की सीट जो कांग्रेस की परंपरागत सीट है, बेगूसराय की सीट, वाल्मीकि नगर की सीट, वो सीट हमें नहीं मिली। तो दुख नहीं होगा, ये तकलीफ है। पप्पू यादव की चिंता सिर्फ जनता ही कर सकती है, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग कर रहे हैं। जी, अब एक मीडिया ने सवाल जिस पप्पू तरीके यादव से जी लगातार ये उठ रहा है कि पूर्णिया की सीट बंटवारे में आरजेडी के खाते में चली गई। पप्पू यादव अब क्या करेंगे? फ्रेंडली फाइट की बात लगातार उठ रही है, क्या आप उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे? बढ़ चुकी, नेतृत्व को फैसला नहीं, मेरा तो शुरू दिनों से है। बिल्कुल, उसमें क्या बहस। नेतृत्व जो कहेगा उसको स्वीकार करेंगे। पूर्णिया की जनता चाहती है कि हम लोग पूर्णिया को, सीमांचल कोसी को नंबर 1 करें इंडिया में। मैं करूंगा, पहले भी मैंने नंबर 1 किया था बिहार में, पूर्णिया का। और हमारा दूसरा संकल्प है कांग्रेस को एस्टेब्लिश करना, कांग्रेस के वर्कर के मोरल को बहुत आगे बढ़ाना, नेताओं के साथ मिलकर 40 की 40 सीट कांग्रेस के नेतृत्व के साथ आगे बढ़ना। और जी हम या तो 5 साल के अंदर नंबर 1 होंगे या तो नंबर 2 होंगे। जी। और सीमांचल चाहती है, पूर्णिया चाहता है कि पप्पू यादव 26 तारीख को कांग्रेस के झंडा के साथ
पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा फहराएगा। तो होगी, जी, फहराएंगे, उसमें कौन पूर्णिया में बहस। कांग्रेस का झंडा फहराएंगे। झंडा फहराने का मतलब क्या समझे कि आप मैदान में उतरेंगे, चुनाव मैदान में टिकट या आप मैंने नामांकन आपको करेंगे? पहले कहा, मैंने पहले कहा कि पूर्णिया की जनता के भावनाओं को हाथ नहीं होने दूंगा। सभी जगह धरना प्रदर्शन शुरू हो गए, सभी जगह रोड जाम शुरू हो गए कि पप्पू यादव को हम निकलने नहीं देंगे। मैंने कल भी कहा मधेपुरा सुपौल नहीं लड़ूंगा। मुझे पहले भी कही गई पार्टी ज्वाइन करके मधेपुरा लड़ लीजिए। मैं लालू यादव जी से आशीर्वाद लगातार मांग रहा हूं, मैं वार्ता करूंगा, मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूं, नहीं हो पाई है। तो आप समझिए, मैं कोशिश अंतिम तक करूंगा। क्रिकेट के जी, एक बॉल पर 9 रन जीता जा सकता है। 9 रन रहने के बावजूद नो बॉल होता है, फ्री हिट होती है। तो मैं तो प्रयास अंतिम तक करूंगा, चलिए, लेकिन आप उम्मीद कांग्रेस नहीं की छोड़ रहे हैं पप्पू यादव जी। आपने आपने यूपी का एग्जाम्पल दिया कि यूपी में कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें मिली, जिसकी डिमांड पार्टी कर रही थी वो उस पार्टी को मिला वहां पर। आपको क्या लगता है कि बिहार में थोड़ा सा जो हिस्सा है वो और हिस्सेदारी और बढ़नी चाहिए थी? 9 सीटें पर्याप्त नहीं कांग्रेस, है कांग्रेस के लिए? हम तो अच्छी देखिए, गठबंधन धर्म हो गया तो उस पर कुछ बोलना सही नहीं है। कांग्रेस तो एक सीट जीती थी वो, तो हमारा तो कम से कम 13-14 सीट बनता था ना। और हमें वो सीट मिलनी चाहिए जो मेरी परंपरागत है। जहां हमको आप कभी भागलपुर दे दीजिए, कभी आप महाराजगंज दे दीजिए, पटना साहिब दे दीजिए। भाई अब जो गठबंधन धर्म में हमारे नेताओं ने इसको स्वीकार कर लिया है, स्टेट पार्टी के लोगों ने, और कोऑर्डिनेशन क्यों स्वीकार किया वो तो वो समझे, क्योंकि इस पर बोलने के लिए वो अधिकृत है। लेकिन मैं एज ए कांग्रेसी, एज ए कांग्रेस सिपाही, मैं उस 3 सीट से आहत हूँ, बेगूसराय, वाल्मीकि नगर और औरंगाबाद। मुझे अत्यधिक दुख हुआ जी, है, मैं परेशान हूं। मैं अपने सीट से तो कभी परेशान होता ही नहीं हूँ, क्योंकि एक पप्पू मेरा आखिरी यादव तो। सवाल आपसे पप्पू यादव जी, क्या सीट बंटवारे के बाद आप अपनी तकलीफ जाहिर कर रहे हैं, खुले तौर पर जाहिर कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि आपको परेशानी किन किन बातों से है? क्या कांग्रेस नेतृत्व से, जो आपकी पार्टी के नेता हैं, प्रदेश के अंदर जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, या फिर सेंट्रल लेवल पे जो नेतृत्व कर रहे हैं, कोई बातचीत हुई है? हमेशा से दो नेता जिनके सानिध्य से मैं कांग्रेस में गया और उनकी विचारधारा, आदरणीय नेता लालू जी और आदरणीय प्रियंका गांधी, और जिनका हमें, सोनिया जी का हमारे हमारे परिवार को पूरा आशीर्वाद उसमें मिलता रहा। तो मैं समझता हूं कि हर परिस्थिति में मैं कंप्लीट रूप से अपने नेता के साथ हूँ। नेता लगातार इस पर देख रहा है और देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि हर परिस्थिति में पूर्णिया की जनता की जो आवाज है जी, उस पर मैं खरा उतरूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी हमसे बातचीत करने के लिए, अपने मन की बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पप्पू यादव का साफ तौर पर कहना है कि जो सीट बंटवारा हुआ है उसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के खाते में आनी चाहिए थी, नहीं आई हैं। इससे वो आहत हैं, निराश हैं, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा फहराएंगे। और वो झंडा कैसे फहरेगा ये सवाल है। क्या फ्रेंडली फाइट की तरफ वो जाएंगे? कांग्रेस नेतृत्व ने फिलहाल उनको क्या कहा है इस बारे में उनका कहना यह है कि जो नेतृत्व कहेगा उस पर वो आगे बढ़ेंगे। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी मनीष कुमार पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। मनीष, अभी हम पप्पू यादव जी से बातचीत कर रहे थे, अपनी तकलीफ तो वो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है फ्रेंडली फाइट की तो खुलकर कुछ नहीं कहते हैं। एक तरफ झंडा फहराने की बात भी करते हैं और दूसरी तरफ नेतृत्व का कहना मानने की बात भी करते हैं। इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए अनंत, अब पप्पू यादव जो है, कल तक वो अपनी पार्टी चलाते थे, अपना सिंबल खुद ही देते थे, लेकिन उस अपनी पार्टी के साथ उनकी त्रासदी ये थी कि या वो लोकसभा 2019 का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, वो अपनी जमानत नहीं बचा पाते थे। जमानत बची हुई तो बड़ी मुश्किल से बचती थी। लेकिन अब दिक्कत यह है कि वो कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हैं, वहाँ पर अगर फ्रेंडली फाइट के लिए भी उन्हें सिंबल कांग्रेस पार्टी से लेना होगा। और कांग्रेस पार्टी के लिए बिहार में आरजेडी जैसे एलआई को नाखुश कर उन्हें सिंबल देना काफ़ी एक तरह से टेढ़ी खीर माना जाता है। और ये बहुत आसान कांग्रेस पार्टी के लिए ये निर्णय करना जो है, एक पप्पू यादव के लिए, वो अपने पूरे गठबंधन को, एक आरजेडी जैसे सबसे पुराने सहयोगी को नाराज करना आसान नहीं होगा। और ये सच पप्पू यादव भी जानते हैं, और पप्पू यादव जानते हैं कि अभी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें सुपौल
या मधेपुरा से लड़ने का ऑफर दिया गया था, जिसे उन्होंने खुद ठुकरा दिया, क्योंकि ज़मीनी हकीकत उन्हें कहीं ना कहीं से वहाँ से लड़ने का बहुत ज़्यादा अच्छा उन्हें फीडबैक नहीं मिल रहा था। वैसे में अब पूरा जो है कि वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये सारा कुछ कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अब निर्णय लेना है। लेकिन आज की परिस्थिति में ऐसा वो करेगी कांग्रेस पार्टी, आरजेडी जैसे एलआई को एक सीट के लिए नाराज करेगी, क्योंकि बिहार में महागठबंधन के, वो चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार हों या लेफ्ट के प्रत्याशी, उनके चुनाव का पूरा दारोमदार जो है वो तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार के ऊपर निर्भर करता है। अनंत, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका विस्तार से इस मसले पर बातचीत करने के लिए। तो मनीष का साफ तौर पर कहना है कि पप्पू यादव लाख कुछ भी दावा करें, लेकिन असल फैसला जो लेना है कांग्रेस नेतृत्व को लेना है, और कांग्रेस नेतृत्व जो फैसला लेगा वो जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए लेगा, गठबंधन की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए लेगा। दो खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अनवर पाशा जो कि प्रवक्ता है आरजेडी के, जुड़ चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर अजय उपाध्याय प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अजय जी का ही रुख करना चाहूंगा। अजय जी, पप्पू यादव की बात आपने सुनी होगी, वो लगातार निराशा जाहिर कर रहे हैं जो सीट बंटवारा हुआ है। उनका कहना एक तो यह है कि नंबर्स ज्यादा हो सकते थे, कुछ सीटें ऐसी हैं जो आरजेडी के खाते में चली गई, वो कांग्रेस के खाते में आनी चाहिए थी। तो क्या यह माना जाए कि सीट बंटवारे के अंदर कांग्रेस ने सब कुछ आरजेडी के अनुसार किया है, एक प्रकार से कांग्रेस ने जो आरजेडी ने कहा वो एक्सेप्ट कर लिया? आनंद जी, जब दो अलग अलग राजनीतिक दल हैं और दोनों में गठबंधन है, दोनों आपस में सीटों के बंटवारे को लेकर, तालमेल को लेकर के कहीं ना कहीं एक चर्चा पर चर्चा, वाद विवाद संवाद, ये प्रक्रिया चलती है। ये बाकी पार्टियों में भी चली है, हमारे यहाँ भी चली है। यहाँ बिहार की राजनीति में चूंकि 80 सीट के लगभग है आरजेडी को, हमारे पास 19 सीट है, तो निश्चित तौर पे बड़े भाई की भूमिका में बिहार में आरजेडी है। तो ये स्वाभाविक ही है कि हम दोनों मिलकर के जब बैठेंगे तो कुछ हम गिव करेंगे, कुछ टेक करेंगे। ऐसी परिस्थिति भी आई है। जहां तक आपने सुना और सबने, आपके दर्शकों ने देखा, पप्पू जी निश्चित तौर पे एक पुराने मजबूत नेता है बिहार के। आज हमारे पार्टी के साथ उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की है। उनकी जो वेदना है उसको भी पार्टी नेतृत्व देखेगी, समझेगी आगे। पर यह भी सच है कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि भाई वो आने वाले समय में उनकी रणनीति और दिशा क्या होगी, हमारी पार्टी तय करेगी। जहां तक बात सीटों के बंटवारे पे, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो सीट लेने के प्रक्रिया में जो एक दूसरे पार्टियां अपने अपने दावे रखती हैं, दावे हम लोगों ने रखे। हमारे पास 9 सीट है, 26 सीट आरजेडी की और 5 सीट सीपीआई सीपीएम को है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के पास अब आज 40 सीट है। हम 40 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी भी 40 सीट पे चुनाव लड़ रही है। लेकिन अजय गठबंधन के सभी साथी तो जा रहा है कि जो जहां पर पार्टी की मजबूत स्थिति थी, जिन सीटों पर, ये भी दो बातें कही जा रही है। एक तो ये कि मुश्किल सीटें आपको दे दी गई, पहली बात। दूसरी बात, जिन सीटों पर आपकी मजबूत स्थिति थी, आपकी मजबूत पाया आपका वहां पर था, वहां से आप आउट हो चुके हैं। उसमें पूर्णिया का भी जिक्र किया जा रहा है, उसमें औरंगाबाद का भी जिक्र किया जा रहा है, उसमें सुपौल का भी जिक्र किया जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है, सुपौल तो हमारे पास है ही, औरंगाबाद की परिस्थिति अलग है, और पूर्णिया पे जरूर पप्पू जी के आने के बाद एक बात अलग बनी है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे आधार पे कार्यकर्ताओं का तालमेल कैसा है। दोनों पार्टी या तीनों चारों पार्टियां जो वहां पे लड़ रही हैं, उन लोगों में आपसी क्या जो है, उनके अपने अपने प्रभाव क्षेत्र क्या है, और इन सारी चीजों को एक साथ बैठने के बाद ही ये हमारा जो लीडरशिप है वो तय करती है। लीडरशिप ने जो भी तय कर लिया, कोई शक शुबा नहीं है। हमारे कार्यकर्ता आपस में मिलकर के पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, और 40 में 40 सीट जीतने का लक्ष्य हमारा है। हम जीत करके इस बार बीजेपी के जो देश बंटवारे की जो उनकी पॉलिसी है, नीति है, उसको हम हराएंगे। जनता जो है बिहार में परेशान है। पाशा का रुख करेंगे। अनवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो सीट बंटवारा आया, एक तो काफी मंथन के बाद, काफी विचार विमर्श के बाद आया, कयास लगते थे कि आज आएगा, कल आएगा, अल्टीमेटली आज सामने आ गया। इस सीट बंटवारे को लेकर ये कहा जा रहा है कि आरजेडी ने एक तरफा सीट बंटवारा किया, अपर हैंड उसी का रहा, बिग बॉस वो बना। देखिए, जब गठबंधन बनता है कोई, उस गठबंधन में इस बात की कोशिश होती है जितने भी घटक दल हैं, तमाम घटक दलों के जो भी उनके जो कुछ अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उन सब का ख्याल रखा जाता है। और ये इलेक्शन बहुत ही एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड इलेक्शन है। 2024 का इलेक्शन सामान्य इलेक्शन,
और इस इलेक्शन में अनवर जी, आपको जाहिर है थोड़ा सा रोकेंगे, हम आपको थोड़ा सा हम रोकेंगे क्योंकि आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हमें आ रही है। मुझे जरा इस तकनीकी खामी को दूर कर लें, फिर आपसे हम बातचीत करते हैं। मैं इस बीच सीधे अजय जी का यहाँ पर एक बार फिर से रुख करना चाहूंगा। अजय जी, पप्पू यादव की बात सुनी, हालांकि वो खुलकर इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन लगातार एक बात वो लगातार कह रहे हैं आज सुबह से ही, जब से ऐलान हुआ है सीटों के बंटवारे का, कि कांग्रेस का झंडा पूर्णिया में वो फहराएंगे। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं? एक इसकी व्याख्या ये हो रही है कि फ्रेंडली फाइट की तरफ चीजें जा सकती हैं। अगर फ्रेंडली फाइट की तरफ जाती हैं चीजें, तो क्या पार्टी नेतृत्व पप्पू यादव के साथ होगा? क्या उनकी हामी होगी इसके अंदर? क्या पार्टी अपना सिंबल देगी उन्हें? देखिए, लीडरशिप को तय करना है और लीडरशिप ने अलायंस के परिस्थितियों को ध्यान में रख करके अलायंस किया है। तो लीडरशिप अपने हिसाब से जो तय करना है उन्होंने किया है। पप्पू यादव जी वाकई ग्राउंड में एक मजबूत नेता है। बिहार में उनकी अपनी एक पहचान है। आज भी उनकी श्रीमती जी रंजीता जी है, हमारी पार्टी की एक मजबूत साथी हैं हम लोगों की, और वो पार्टी के प्रति समर्पित है। तो मुझे नहीं लगता, परिस्थितियां जो बनेगी उनका भी ख्याल रखेगी पार्टी, कैसे नहीं रखेगी ख्याल। पर चुनाव की जो परिस्थिति होगी, वो जो गठबंधन के साथी, जो हमारा जो गठबंधन धर्म है, हम उस धर्म को निभाएंगे। और जिन परिस्थितियों में पार्टी ने ये तय किया है, वो परिस्थितियां जो है आज फाइनल हो गई हैं। आज के बाद आगे की रणनीति हम चुनावी रणनीति तय करेंगे। एक बात जरूर हमें आपके साथ शेयर करनी है, आपके दर्शकों को। कांग्रेस पार्टी, आरजेडी का अलायंस, पप्पू यादव जी की नाराजगी, सब आप दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक पत्रकार चैनल को, एक मीडिया को दिखाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है। पर जो केंद्रीय मंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के भाजपा हटा दी। एक डिबेट मैंने कहीं नहीं देखा। जितनी भाजपा ने अनैतिक काम बिहार में किए, नीतीश कुमार जी को पहले तो भगाया, आज बुलाया, आज महागठबंधन पर बात कर रहे हैं सर। जब उन पे बात होती है तो उनकी बात होती है, जब सीटों का अनाउंसमेंट वहां पे होता है उसका भी एनालिसिस होता है, सबका एनालिसिस होता है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एनडीटीवी देखा कीजिए, लगातार देखा कीजिए, आपकी ये दुविधा भी दूर हो जाएगी। खैर, मैं प्रोफेसर अनवर पाशा का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब, जो मेरा सवाल आपसे था कि एक तरफा कहा जा रहा है कि एक तरफा ऐलान कर दिया, पप्पू यादव कह रहे हैं कि जो नंबर्स हो सकते थे कांग्रेस के, वो नंबर्स वैसे नहीं मिले। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन गठबंधन का एक धर्म होता है, गठबंधन की कुछ नीतियां होती हैं। हम जिन परिस्थितियों में इस वक्त हैं, देश में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, ये चैलेंजेस हमारे सामने हैं। और उन चैलेंजेस को ही सामने रखते हुए हमने गठबंधन किया था। सब लोगों ने, इंडिया जो गठबंधन हमारा है उसको हमने किया था उन्हीं चैलेंजेस को सामने रखते हुए। और गठबंधन के कुछ अपने मसले हुआ करते हैं। गठबंधन में हमेशा मसला होता है, कोई गठबंधन ऐसा नहीं है जिसमें मसला ना हो, दोनों तरफ मसाइल हैं। लेकिन हमारी तरफ यह है कि एक तरफ वो गठबंधन है, जो भाजपा की गठबंधन, वो है कि जहां एक तानाशाही रवैया है। तमाम भाजपा जो है उसमें अपने आप को सबसे वर्चस्व अपना कायम करने के लिए तमाम छोटी छोटी पार्टियों को एक तरह से वो अपने बिल्कुल हल्के से लेती है और उनको बस हुक्म देती है कि तुमको इतना देंगे, तुमको इतना देंगे, तुमको इतना देंगे। लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है गठबंधन कि तमाम दूसरी पार्टियों को आप उसी के साथ उनका हिसाब होता है वो आप करें। तो हमने उसको किया है और ये पूरे एक तरह सद्भाव के साथ हुआ है। इसमें कोई खींचातानी नहीं है, कोई मनमुटाव हमारे दरमियान नहीं है। हम सब लोगों ने इस गठबंधन के फैसले को, जो हमारे सामने आया है अभी, जो फॉर्मूला गठबंधन का 26, 9, 5 3 और 2 का, तो जाहिर है कि ये सबको मान्य है। तो इसमें मसला फंसा हुआ है, जो आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव जी को लेकर से भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो उनकी आकांक्षाओं को ध्यान रखेंगे। वो तो उम्मीद लालू यादव जी से लगाए हैं, वो उम्मीद कांग्रेस नेतृत्व से भी लगाए हुए हैं। देखिए, होता गठबंधन में जो परिस्थितियां हैं इस वक्त, उसमें सेक्रीफाइस तो हमें करना है, दोनों तरफ से करना है, तमाम दलों को करना होगा, वरना गठबंधन सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। इसीलिए हम सब लोगों ने सेक्रीफाइस करते हुए, अपने अपने दावे को रखते हुए, और जो कुछ हुआ एक दूसरे का सम्मान करते हुए, उनके विचारों को मानते हुए हमने ये किया है। और उसमें सब एक सहमति है।
एक जो टॉप लीडरशिप हमारी है, आला कमान है, उसमें एक सहमति है और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में भी इस पर सहमति है और उसमें कोई अब उसमें दो राय नहीं है। जहां तक पप्पू यादव जी का सवाल है, बहुत ही कदावर लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जब गठबंधन में सीटों को डिवाइड करने का फॉर्मूला जब हम अपनाते हैं तो उसमें हम व्यक्ति विशेष को सामने नहीं रखते। व्यक्ति विशेष के बजाय हम पार्टी को सामने रखते हैं और जो शीर्ष नेतृत्व है पार्टी का, वो अपने तमाम समीकरणों को देख करके तय करता है कि कहां से किस कैंडिडेट को टिकट देना है। हम जाहिर है कि उसी उसी फॉर्मूले को सामने रख करके हमारे शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है और पप्पू यादव जी अनवर का जी, सम्मान है। एक सवाल लोगों के जहन में और उठ रहा है, क्योंकि पहले ऐसे कयास लग रहे थे कि पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय शायद आरजेडी में कर दें, लेकिन वो कांग्रेस के साथ चले गए, कांग्रेस में उन्होंने विलय कर दिया। कहा जा रहा है कि कहीं उसी चीज की तो ये खींचतान नहीं होगी उसी की वजह से पूर्णिया सीट को लेकर। नहीं, ऐसा है कि पप्पू यादव जी मिले थे श्री लालू प्रसाद यादव जी से, उनकी मुलाकात हुई थी। उस मीटिंग में क्या हुआ, मैं समझता हूं कि आधिकारिक रूप से उस मीटिंग के बारे में कोई ऐसी सूचना नहीं है कि उस मीटिंग में क्या ट्रांसपायर हुआ और क्या कुछ उसमें बातें हुई और आखिरी क्या फैसला हुआ। लेकिन ये तो पप्पू यादव जी का ये अधिकार है कि वो जिसके साथ विलय करना चाहते हैं, वो उनका चॉइस है, उस पर हमें कोई एतराज नहीं है। जिसके साथ भी उनको करना है, जाहिर है कि कांग्रेस के साथ किया उन्होंने, कांग्रेस भी हमारा घटक दल है, हम इसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और वो भी अब जहां कहीं से भी लड़ेंगे वो हमारे लीडर होंगे, हमारे कैंडिडेट होंगे, ये इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट होंगे। अब कांग्रेस पार्टी जहां से भी उनको लड़ाएगी, हम उनका समर्थन करेंगे, पूरे खुले दिल के साथ, पूरे सम्मान के साथ समर्थन करेंगे और उसमें कोई कमी नहीं होगी। शुक्रिया प्रोफेसर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए। समय की कमी है हमारे पास। अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजय जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे और ब्रेक के बाद भी एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए सवाल इंडिया का। मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच होगी। बांदा के सीजीएम न्यायिक जांच करेंगे। न्यायिक हिरासत में जो भी मौतें होती हैं उनकी न्यायिक जांच कराने का नियम है। बाहुबली नेता और कई मामलों में दोषी माफिया मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में कल तबीयत बिगड़ी और मुख्तार अंसारी बेहोश हो गया, जिसके बाद मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। वहां कार्डियक अरेस्ट आया और इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। परिवार की मौजूदगी में आज मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार वालों को सौंपा गया है। अब मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर ले जाकर वहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनतीस नवंबर 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई। अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कृष्णानंद राय के गांव गुदौर में क्या माहौल है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी वहां पहुंचे। 29 नवंबर 2005 की वो बात है, उस दिन की वो बात है जब यहाँ के विधायक कृष्णानंद राय यहाँ से एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने जा रहे थे और रास्ते में यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर मुख्तार अंसारी के लोगों ने लगभग 400 राउंड गोलियां फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी। हमारे साथ इस वक्त गुड़ाऊ गांव के लोग जुड़े हुए हैं। ये वही गांव है जहां से कृष्णानंद राय, इनका पैतृक गांव है, ये पैतृक उनका घर है। और हमारे साथ उन गांव वाले बात करने के लिए जुड़े हुए हैं कि भैया क्या था मुख्तार अंसारी का खौफ, क्या उनका कहना है मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई है, उस पर उनका क्या कहना है। आपका नाम? राहुल राय सर। राहुल जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा उस समय क्या माहौल होता था, जब 2005 से पहले का क्या माहौल हो, क्या डर होता था यहाँ पे मुख्तार अंसारी का? देखिए, जो भी इससे पहले जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले जो है जो भी शासन सत्ता रहा वो सबका जो है इनके ऊपर बर्दाश्त रहा, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, जो भी हो, तो शासन का पूरा इनको जो है सहयोग मिलता था, जिससे ये शासन को जो है अपनी मुट्ठी में रखते थे। चाहे वो एसपी हो, डीएम हो, डीजीपी हो, कोई भी हो, इनके सामने जो है सब लोग जो है इनके हाथों में होते थे, पूरा शासन इनके नियंत्रण में होता था। तो इससे पहले जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले जो है बीजेपी से पहले की जो भी सरकार रही है, यही जो है पूर्वांचल के सरकार हुआ करते थे। यहाँ पे गांव में क्या खौफ रहता था? देखिए, गांव में तो सर इधर पूर्वांचल के जो भी इधर गाजीपुर हो, मऊ हो, बलिया हो, इधर के इलाके में जो है ये जो कहते थे वही सब कुछ सही था।
इनके विरुद्ध जो है किसी की मजाल नहीं थी कि एक शब्द जो है कोई बोल दे, इनके ऊपर जो है कुछ शब्द जो है टिप्पणी कर दे। आंखें दिखाने की तो बात बहुत दूर की ही बात है सर। आपका नाम? मेरा नाम सुधीर कुमार आप पांडे। क्या कहना चाहिए? 29 नवंबर 2005 की घटना बहुत निंदनीय थी, बहुत जघन्य अपराध हुआ था, ठीक ना। और उसकी भरपाई अभी नहीं हुई है, उसकी भरपाई अभी नहीं हुई है। अच्छा, हाँ, 7 लोग मारे गए थे। आप कुछ बता रहे थे यहाँ पे किस तरीके का दृश्य था? हाँ, 16 फिल्म का था दृश्य। यहीं पे गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ रुकी थी, क्वालिस 3, 2 क्वालिस थी और 3 क्वालिस थी, ठीक ना। यहीं पे लगभग माननीय विधायक जी थे, श्यामा शंकर राय प्रमुख जी थे, रमेश राय थे, शेषनाथ पटेल थे, उसके बाद निर्भय उपाध्याय थे और 2 अन्य लोग थे, ठीक ना। उनका मैं मुन्ना यादव गाँव ही के थे वो भी, ठीक ना। उसके बाद यहाँ से गाड़ी से लाश निकाला गया और वहाँ पे जो गिट्टी रखा है वहीं पे चौकी पे 7 लाशों को मतलब रखा गया, ठीक ना। और उसके बाद भाई बहुत गमगीन माहौल था। तो देखिए, ये थे गांव वाले। इनका ये कहना है कि गांव में इस बात का ज़रूर जश्न मनाया गया है, मगर वो रात जो है, वो हॉरर जो है, वो बार बार वो रिविजिट होता है। लगभग 400 राउंड फायरिंग हुई थी और यही यहाँ पर ही ये उन्हीं का घर है, कृष्णानंद राय का, और यहीं पर जो है लगभग 7 डेड बॉडीज़ यहाँ पर थीं। और ये पूरे गांव के लिए एक बहुत ही ना भुलाने देने वाला मंजर रहा है और आज भी गांव उस मंजर को भूल नहीं पाया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ सुनील सिंह और तनिष पंजाबी, एनडीटीवी के लिए। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ का डिमांड नोटिस भेजा है। ये नोटिस साल 2017-18 से लेकर 2020-21 के लिए भेजा गया है। आईटी डिपार्टमेंट द्वारा भेजे गए इस नोटिस में टैक्स के साथ ही जुर्माना और ब्याज भी जोड़ा गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर इस मामले को लेकर हमला बोला है। माकन ने इसे टैक्स टेररिज्म बताते हुए कहा कि इनकम टैक्स नोटिस के जरिए कांग्रेस को अपंग करने की कोशिश की जा रही है। अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस को आयकर विभाग से कुल 1823 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगले सप्ताह की शुरुआत में इनकम टैक्स के इस नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और इस समय हम सीधे रुख कर सकते हैं गाजीपुर का। आपको बता दें कि वहां से सीधी तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें गाजीपुर के उस इलाके की हैं जहां पर मुख्तार अंसारी के शव को लाया जाना है। आपको बताएं कि कल देर रात मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी कार्डियक अरेस्ट की वजह से। बांदा के अस्पताल में उन्हें ले जाया गया था, मेडिकल कॉलेज में उनको ले जाया गया था। आपको बताएं कि जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी, उसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। मुख्तार अंसारी को अस्पताल जब ले जाकर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा था तो उस समय अचानक कार्डियक अरेस्ट आया और इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। अब से कुछ देर पहले आपको बताएं कि मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम संपन्न हुआ है और ये एम्बुलेंस में मुझे लगता है कि ये बांदा के उसी अस्पताल की तस्वीरें हैं, पोस्टमार्टम सेंटर की तस्वीरें जहां पर पोस्टमार्टम किया गया था। और अब एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर मुख्तार अंसारी के गृहनगर में ले जाया जा रहा है, जहां पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। सुबह से ही आज पूरे इलाके को सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया गया था। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की मजबूत तैनाती यहां पर की गई है, जिससे कि कोई अप्रिय घटना या अप्रिय हालात ना पैदा हो। आपको बताएं कि जिन परिस्थितियों में मुख्तार अंसारी की मौत हुई है उसको लेकर परिवार वालों ने तमाम तरह के संदेह जताए थे, शक-शुबे जाहिर किए थे। ये तक कहा था कि पोस्टमार्टम जो है वो एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए और ये भी कहा था कि डॉक्टरों का पैनल हो, वीडियोग्राफी हो। आपको बताया कि परिवार की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया है। 5 डॉक्टरों की टीम ने मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया है। बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी की गई है, विसरा को संभाल कर रखा गया है। वीडियोग्राफी जो की गई है उसको भी संभाल कर रखा जाएगा, जिससे कि अगर भविष्य के अंदर इस मसले को लेकर, इस मामले को लेकर कोई सवाल उठते हैं, कोई बात उठती है तो उसको सबूत के तौर पर सामने रखा जा सके ताकि स्थितियां स्पष्ट की जा सके। और 5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया है।
5 डॉक्टर की टीम के पोस्टमार्टम के बाद शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। परिवार की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। परिवार को अब शव सौंप दिया गया है और गाजीपुर शव को ले जाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें अभी आप वहीं की देख रहे हैं और आपको बताएं कि प्रारंभिक रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम की होती है वो थोड़ा पहले आ जाती है, लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट होती है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब देखते हैं मोटोरोला टॉपिक डे जो है। बिहार में सीट बटी लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं। फरीदाबाद के पाली इलाके में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में 2 और कंपनियों के दफ्तर आ गए। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां। सिलेंडर का काम होता है जिस फैक्ट्री में आग लगी है उस फैक्ट्री के अंदर। आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और फायर ब्रिगेड के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रही कि जल्द से जल्द इलाके को खाली करा के आग पर काबू पाया जा सके। अब आग की घटनाएं जब भी होती है, खासकर इतनी भीषण आग की, तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जिस जगह आग लगी है वहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन हो रहा था या नहीं हो रहा था। हालांकि अब ये जांच का विषय है, लिहाजा पहली जो प्रायोरिटी रहती है ऐसे मामलों में दमकल विभाग की, वो आग पर काबू पाना रहती है। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड।